मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के भाग 32 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हमारे न्यायशास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहाँ गंदगी होती है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी बड़े नियोजित ढंग की थी। गंदगी प्रसार योजना को आगे बढ़ाने वाले कुछ प्राकृतिक साधन वहां पहले से ही मौजूद थे। अड्डे के पीछे एक समुद्र था, यानी कम से कम एक झील थी जो बरसात में समुद्र सी दिखती थी। दरअसल यह झील भी नहीं थी, जाड़ों में वह झील थी, बाद में छोटा सा पोखर बन जाती थी। गंदगी की सप्लाई का वह एक नैसर्गिक साधन था। शाम सवेरे वह जनता को खुली हवा देता था और खुली हवा के शौचालय की हैसियत से भी इस्तेमाल होता था। सुबह होते ही शर्मदार के लिए सीख की आड़ काफ़ी होती है। इस सिद्धांत पर वहाँ उगने वाली घास के हर तिनके के पीछे एक एक शर्मदार आदमी छिपा हुआ नजर आता था। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो भाइयों एवं बहनों, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है वाली सच्चाई से बिल्कुल खुले में बैठकर और सीख की आड़ भी न लेकर अपने आप को पेश करने लगते थे। इस मौके से फायदा उठाने के लिए शिवपालगंज के सभी पालतू सूअर सवेरे सवेरे उधर ही पहुंच जाते थे। वे आदमियों द्वारा पैदा की गई गंदगी को आत्मसात करते, उसे इधर उधर छितराते और वहाँ की हवा को बदबू से बोझिल बनाने की कोशिश करते। पोखर के ऊपर से उड़कर कस्बे की ओर आने वाली हवा, जिसका कभी भवभूति ने बीची वाते सिकर छो दसीते के रूप में अनुभव किया होगा, बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिरों को नाक पर कपड़ा लगाए रहने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव सुधार के धुरंधर विद्वान उधर शहर में बैठकर गांव में शौचालयों की समस्या पर गहन विचार कर रहे थे और वास्तव में 1937 से अब तक विचार ही विचार करते आ रहे थे। इधर बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिर नाक पर कपड़ा लपेटकर कभी जैन धर्म स्वीकार करने को तैयार दिखते, कभी सुअरों की गुड़गुड़ाहट सुनते हुए वाराह अवतार की कल्पना में खो जाते। वातावरण बदबू और धार्मिक संभावनाओं से भरा पूरा था। सुअरों के झुंड सड़क पर निकलते समय आदमियों की नकल करते। वे दाएं बाएं चलने का ख्याल न करके सड़क पर निकलने वाली हर सवारी के ठीक आगे चलते हुए नजर आते और आपसी ठेल ठाल में कॉलेज के लड़कों को भी मात देते। बस के अड्डे की चारदीवारी एक जगह पर टूट गई थी। इसका फायदा उठाकर वे सड़क से सीधे बस के अड्डे में घुसते और दूसरी ओर के फाटक से निकलकर पोखरे के किनारे पहुंच जाते। उनके वहां पहुंचते ही पिकनिक और यूथ फेस्टिवल का समा बध जाता। गंदगी प्रसार योजना के अंतर्गत वहां पर बस का अड्डा बनाते समय इन प्राकृतिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया होगा। वैसे गंदगी सप्लाई करने की दूसरी एजेंसियां भी वहां पहले से मौजूद थीं। उनमें एक और एक मंदिर था जो अपनी चीकट सीढ़ियों के कारण मक्खी पालन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। उसके चारों ओर छितरे हुए बासी फूल, मिठाई के दोने और मिट्टी के टूटे फूटे सकोरे चींटियों को भी आकर्षित करते थे। दूसरी ओर एक धर्मशाला थी जिसके पिछवाड़े हमेशा यह संदेह होता था कि यहाँ पेशाब का महासागर सूख रहा है। गंदगी के इन कार्यक्रमों में ठीक से तालमेल बैठाकर छोटी मोटी कमियों को दूसरी तरकीबों से पूरा किया गया था। उनमें सबसे प्रमुख स्थान
थूक का था, जिसे हर जगह देखते रहने के कारण राष्ट्रीय चिन्ह मान लेने की तबीयत करती है। हमारी योजनाओं में जैसे कागज, वैसे ही हमारी गंदगी का महत्वपूर्ण तत्व थूक है। थूक उत्पादन में वहाँ पान की 10-20 दुकानें, कुछ स्थिर और कुछ गश्ती प्राइवेट सेक्टर की सरकारी मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों की तरह काम करती थी। थूक का उत्पादन जोर पर था। थूक फैलाने के लिए चारों तरफ कई पात्र जमीन में गाड़ दिए गए थे, जिनको देखते ही आदमी किसी भी दिशा में ऊर्ध्व दिशा को छोड़कर थूक देता था, और इस खूबी से थूकता था कि सारा थूक पात्र के बाहर ही जाकर गिरे। नतीजा यह था कि चारों ओर 4 फुट की ऊंचाई तक दीवारों पर और कहीं फर्श पर थूक की नदियां कुछ कुछ उसी तरह बहती थीं जैसे सुनते हैं कभी यहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थीं। फिर लुढ़कते और रिरियाते हुए भिखमंगे, जो संख्या में बहुत कम होते हुए भी अपनी लगन के कारण चारों तरफ एक साथ दिखाई देते। चाय की दुकानों पर चाय की सड़ी चूसी हुई पत्तियां और गंदे पानी के नापदान, आने और जाने वाली बसों की गर्द, मरियल कुत्तों की आराम गाहें और गंदगी प्रसार योजना को सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने वाली अखिल भारतीय संस्था मिठाई और पूड़ी की दुकानें, हलवाइयों की तोद, उनके छोकड़ों की पोशाक। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज के मसलों की जांच करने आने वाले थे। उनके आने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए थे। रूपन बाबू और रंगनाथ ने सोचा कि खन्ना मास्टर के घर पर जाकर उनकी तैयारी का हालचाल लिया जाए। जब वे मंदिर और बस के अड्डे के बीच वाली पगडंडी से निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा। बस के अड्डे की चारदीवारी के दूसरी ओर एक सिर ऊपर निकला था, धड़ छिपा हुआ था, टूटी चारदीवारी पर टिकी थी। सिर बिना हिले डुले मंदिर की ओर घूरता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। दूर से दिखता था कि किसी आदमी का सिर अचानक उस वक्त काटा गया है जब वह मुस्कुरा रहा था, और उसे काटकर चारदीवारी के ऊपर रख दिया गया है। रूपन बाबू ने खड़े होकर इशारे से रंगनाथ की निगाह उस ओर फेरी। वे थोड़ी देर उधर टकटकी बात कर देखते रहे। सहसा उन्होंने पहचान लिया कि यह लंगड़ का सिर है। रूपन बाबू ने उसे पुकारा तो उसका गला भी चारदीवारी के ऊपर आ गया। दोनों उसके पास जाकर खड़े हो गए और चारदीवारी के आर पार बातें करने लगे। रूपन ने पूछा, बस के अड्डे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और अब वह स्वाभाविक दिखने लगा था। उसने कहा, यहाँ कोई क्या करता है बापू? आने जाने वाले ही तो यहाँ आते हैं। वापस जा रहे हो? इसका मतलब यह है कि नकल मिल गई। कौन मिली? नकल तो मैंने ले ली थी बापू, पर बाएं हाथ की मुट्ठी से उसने अपने मत्थे पर 4-5 मुक्के मारे, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। पिछली बार जब तुमको दुकान पर मिला था बापू, तुमने कितनी खातिर की थी, खरीद कर दूध पिलाया था। उसी के दूसरे दिन मुझे अपने गांव चला जाना पड़ा। खबर आई थी कि बिरादरी के घर में गमी हो गई है। गांव पहुंचते ही मुझे बुखार ने फिर दबा लिया। पूरे 17 दिन खटिया पर पड़ा रहा। कल वापस लौटा हूं बापू। तहसील में जाकर पता लगाया तो चिड़ियां खेत चूक गई थी। वहां से बोले कि तुम्हारी नकल कई दिन पहले ही तैयार हो गई थी। नोटिस बोर्ड पर इसकी इतला लग गई, पर 15 दिन तक उसे लेने कोई नहीं आया। तब उन्होंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। नकल बनाकर 15 दिन तक रखते हैं, कोई न ले तो फाड़ देते हैं। मुझे यह मालूम न था, कहकर उसने हंसने की कोशिश की। उन्होंने देखा वह रो रहा था। रंगनाथ ने समझाना शुरू किया, देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो, और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती। उसने रोना बंद करके अपनी टूटी चारदीवारी पर पहले की तरह टेक दी और बिना पलक गिराए उन दोनों को देखने लगा था। हार गए हो तो कोई बात नहीं, अपने गांव जाकर खेती करो।
कुछ दिनों बाद यह घाव अपने आप भर जाएगा। खेती कैसे करूंगा बापू? खेतों का ही तो मुकदमा चल रहा है। तो चोरी करो, डाका डालो, रूपन बाबू अचानक कड़ी आवाज में बोले। वह थोड़ी देर तक गुमसुम खड़ा रहा, फिर जैसे कुछ सोचकर बोला, नकल की दरख्वास्त फिर से न लगा दूं? रंगनाथ ने जोर से सांस छोड़ी, कहा, लगा दो, पर इस बार एक वकील कर लो। घूस देने से चाहे बच भी जाओ, मुकदमा लड़ोगे तो वकील से नहीं बच पाओगे। वे लोग लौटकर पगडंडी पर आ गए। रूपन बाबू ने रास्ते में पड़े हुए एक कुत्ते को ठोकर मारी, पर उसने एक बार आंख खोलने के सिवाय कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, यह लंगड़ा शिवपालगंज से बाहर रहे, यही अच्छा है। यहाँ आ जाता है तो तबीयत घिस घिस करने लगती है, आदमी को देखते ही झापड़ लगाने का मन करता है। तो लगाते क्यों नहीं हो? रंगनाथ ने गुर्रा कर पूछा, और सोचा, यहाँ मैं आज पहली बार गुर्रा रहा हूँ। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वे लोग खन्ना मास्टर के मकान पर बैठे थे। मकान अर्थात एक पुरानी इमारत का कमरा, जिसके पीछे एक आंगन, बरामदा और कोठरी थी। बरामदे में खाना पकता था। आंगन की एक नाली में पेशाब किया जाता था, उसी के पास बैठकर नहाया जाता था। मकान में गुसलखाना और शौचालय शिवपालगंज के 95% मकानों की तरह नहीं था। कमरे में एक तख्त, उस पर एक फटा हुआ कालीन पड़ा था। उसके एक कोने पर बिना गिलाफ का एक तकिया, जिसे देखने से पता चलता यहाँ कड़वा तेल इफरात से मिलता है। तख्त से मिली हुई एक अलमारी दीवार में निकाल ली गई थी। उस पर दाढ़ी भिगोने वाला ब्रश रखा था, जिस पर लगा हुआ साबुन सूखकर कड़ा हो गया था। एक सेफ्टी रेजर भी उसी के पास पड़ा था, जिस पर साबुन और बाल सूखकर चिपक गए थे। अलमारी के उसी खाने में बूट पॉलिश की एक डिबिया, एक अवकाश प्राप्त ब्रश, एक गंदा चीथड़ा और साधना नाम की फिल्म एक्ट्रेस की एक मढ़ी हुई तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वह बहुत थोड़े कपड़े पहने हुए विलायती अभिनेत्रियों के पास जो है वह मेरे पास भी है जैसी बात का ऐलान सा करती हुई बड़े हिम्मतवर तरीके से खड़ी थी। अलमारी के ऊपरी खाने में साहित्य था, यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखित भारतवर्ष का इतिहास पर ग्रेजुएट द्वारा लिखी हुई कुछ परीक्षोपयोगी कुंजियाँ, जेबी जासूस नामक पुस्तकमाला के कुछ पुष्प, कल्याण नामक धार्मिक पत्रिका के बहुत बहुत मोटे विशेषांक और गुलशन नंदा के उपन्यासों का एक पूरा सेट। खन्ना मास्टर इतिहास पढ़ाते थे और यह साहित्य पढ़ते थे। बैठे हुए लोगों में खन्ना मास्टर, मालवी जी, उनके गुट के 2 अन्य मास्टर और रंगनाथ, इनके अलावा 2 लड़के जो पूरे इलाके में बातचीत होने के पहले ही मारपीट कर बैठने के लिए प्रसिद्ध थे और इच्छानुसार कभी कभी आकर कॉलेज में पढ़ लेते थे। बैठक में 2 विषय विचारार्थ प्रस्तुत थे। पहला, मालवी जी के खिलाफ छपाए गए अश्लील पर्चे और पिछले सप्ताह खन्ना मास्टर के प्रति प्रिंसिपल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति, और दूसरा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा होने वाली जांच की तैयारी। एक तीसरा विषय भी था, प्रिंसिपल की नाक भी काटी जाए या उसे सिर्फ जूते मारकर छोड़ दिया जाए, पर रंगनाथ की मौजूदगी के कारण इसे एजेंडा में शामिल नहीं किया गया था। बातचीत पहली मद पर हो रही थी। आजकल लड़कों की वार्षिक परीक्षा हो रही थी। उसमें खन्ना मास्टर ने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा। लड़के ने पकड़े जाने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि मुझे प्रिंसिपल साहब का हमदर्द होने के कारण पकड़ा जा रहा है, जबकि खन्ना मास्टर ने अपनी पसंद के कई लड़कों को नकल करने की छूट दे दी है। इस पर मालवी जी ने मौके पर पहुंचकर खन्ना की ओर से कुछ बोलने की कोशिश की, पर वह लड़का पहले ही बोल पड़ा कि ये मास्टर साहब, तुम क्यों टिल टिल कर रहे हो? जो लड़के तुम्हारे साथ शहर जाकर सिनेमा देख आए हैं
उन्हें तो तुम पूरी किताब नकल करा देते हो और हम एक लाइन इधर से उधर झाड़ कर लिख रहे हैं तो तुम्ही को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इस पर मालवी जी तो झेप कर चुप हो गए, पर खन्ना ने लड़के को धमकाना शुरू किया। तब लड़के ने बड़ी गंभीरता से कहा कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाओ। ऐसा न करोगे तो मैं तुम्हें खिड़की के बाहर फेंक दूंगा और हाथ पैर टूट जाए तो मेरी जिम्मेदारी न होगी। खन्ना मास्टर ने जाकर प्रिंसिपल को रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, एक खन्ना जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। उन्होंने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इस पर महायुद्ध का ऐलान हुआ। खन्ना के गुट के 4-5 मास्टर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गए। वे जिन कमरों से गए थे वहां लड़के स्वच्छतापूर्वक नकल करने लगे। इधर प्रिंसिपल के कमरे में गालियां ही हथियार हैं जिनका उन मास्टरों ने तू मैं शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने उन गालियों को अपनी आवाज़ में डुबाकर खन्ना से कहा कि कॉलेज के बाहर निकल जाओ और जब तक परीक्षाएं समाप्त न हों कॉलेज के पास मत दिख पड़ो। यहाँ दिखाई दिए तो बात मुंह से नहीं जूतों से होगी। खन्ना मास्टर ने इसका प्रतिवाद किया। इस पर प्रिंसिपल ने अपने शब्दों को जूतों की शक्ल देकर उन्हें खन्ना मास्टर को पीटना शुरू कर दिया। खन्ना ने इसका और भी कड़ा प्रतिवाद किया। पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां बम गिराए जा रहे हों, भले ही प्रतिवाद से काम चल जाए, पर जहां जूता चलता हो वहां प्रतिवाद से काम नहीं चलता। अतः खन्ना के वार्षिक परीक्षा का चूंकि शांति और सुरक्षा से गहरा संबंध है, इसलिए पुलिस फाटक पर ही मौजूद थी, बुलाते आ गई। न खून हो रहा था न डाका पड़ रहा था, इसलिए पुलिस को जैसे ही याद किया गया, घटना समाप्त होने का इंतजार किए बिना ही वह मौके पर आ गई। आकर उसने फैसला दिया कि प्रिंसिपल के हुक्म के मुताबिक खन्ना को इसी वक्त बाहर चले जाना चाहिए। खन्ना मास्टर कॉलेज छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने प्रिंसिपल की अंतिम चेतावनी सुन ली। वे चीख कर अवधि में कह रहे थे, ऐसा ही फिर देखी परी हो तो मारे जूतन के पटरा कई देवे। जानियो मास्टर साहब, हमहू का जान ले, भले मनइन का हम भले हन और गुंडन के बीच माँ गुंडा है। लड़के इस घटना से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, चुपचाप इम्तिहान देते रहे और नियम पूर्वक नकल करते रहे। इसी घटना को खन्ना मास्टर के साथ दुर्व्यवहार कहा गया और इसी के बारे में यहाँ बैठक में चर्चा हो रही थी। खन्ना मास्टर रंगनाथ से कह रहे थे, पर साल त्रिपाठी जी के साथ भी यही हुआ था। उनसे कह दिया बस कल से कॉलेज मत आना। वे दूसरे दिन गए तो कॉलेज के फाटक पर बद्री पहलवान के 3-4 चेलों ने घेर लिया। बेचारे त्रिपाठी जी इज्जत बचाकर भाग गए। तब तक वे कहीं शिकायत करें, तब तक उन पर इतने दिन गैरहाजिर रहने का चार्ज लगाकर उन्हें मुअत्तल कर दिया। बाद में वे निकाल दिए गए। उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है, वह आज भी चल रहा है। अपनी तरफ से उनका पैसा लगता है, प्रिंसिपल की तरफ से कॉलेज का पैसा लगता है। मुकदमे से प्रिंसिपल को कोई डर नहीं है। रंगनाथ बोला, तब तो आपको कुछ जल्दी ही करना चाहिए। वह कुछ क्या है, यही तो सोचना है। वे सब काफ़ी देर तक सोचते रहे। दोनों लड़के गुलशन नंदा का एक एक उपन्यास पलटते रहे। वे जानते थे कि इस नाटक में उनका पार्ट सोचने का नहीं है। मालवी ने कहा, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए कि कॉलेज जाते वक्त मेरा रास्ता घेरा जाता है। खन्ना मास्टर हिकारत से हंसे, जैसे कह रहे हों, ऐसे दिमाग के बूते पार्टी बंदी कहाँ तक चलेगी। बोले, क्या सबूत है कि मेरा रास्ता ही घेरा जाएगा? क्या पता कि वे कॉलेज में चले जाने दें और वहाँ एकदम बेइज्जती ही कर बैठें। रिपोर्ट तो बाद में होगी, पहले वहाँ इंसल्ट हो जाएगी। मालवी ने बहुत ध्यान से यह वक्तव्य सुना, फिर उस पर अपनी व्याख्या दी। तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ जाने से डर रहे हैं? खन्ना मास्टर, जो अभी तक पालथी मारे बैठे थे, अचानक घुटने मोड़कर और सीना आगे तानकर जिस्म के उतार चढ़ाव को दिखाने वाले स्वर्गीय मैरिलिन मनरो के एक विख्यात पोज में बैठ गए। उदंडता के साथ बोले, जी हाँ, डर रहा हूँ। आपको कोई ऐतराज है? मालवी ने समझाने के ढंग से कहा, ऐतराज की बात नहीं। जब तक आप वहाँ जाते नहीं और वे आपको काम करने से रोकते नहीं,
तब तक शिकायत किस तरह की जा सकती है? रंगनाथ ने कहा, खींचकर अंग्रेजी में बढ़िया सी एप्लीकेशन लिखिए। डिप्टी डायरेक्टर जब यहाँ जांच के लिए आए उनके सामने रख दीजिए। हमारे प्रिंसिपल साहब का मुंह धुआं हो जाएगा। खन्ना मास्टर फीकी हंसी हंसे बोले, आप भी रंगनाथ बाबू, क्या कहूँ, मुझे इन डिप्टी डायरेक्टर से कोई उम्मीद नहीं है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। इस पर एक मास्टर हंसने लगा। उधर लड़कों ने मादा का जिक्र आते ही गुलशन नंदा के उपन्यासों को पढ़ना बंद कर दिया। वे कवर के ऊपर बनी औरतों की तस्वीर ध्यानपूर्वक देखने और इन लोगों की बातें दिलचस्पी से सुनने लगे। मालवी जी बोले, खैर ये डिप्टी डायरेक्टर तो नए हैं, इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। सुनते हैं कि बड़े सख्त हैं, बड़े बड़े नेताओं तक को कुर्सी नहीं देते। बेकार की बात सुनते ही उन्हें कमरे से निकालने की धमकी देते हैं। तुम सुनते रहो मालवी जी, मैं सब जानता हूँ। खन्ना निराशापूर्वक होकर बोले, उन्हीं नेताओं से वे शक्ति दिखाते हैं जो विरोधी गुट के हैं। ये बड़े घुटे हुए अफसर हैं, आधे नेता हैं आधे अफसर। अपने मतलब के 2-4 नेताओं को पटा लिया है। रात को जाकर उनके सामने दुम हिलाते हैं, दिन को उन्हीं के बूते पर दूसरों से शक्ति दिखाते हैं। मालवी जी ने कहा, जैसा भी हो, पहले वाले डिप्टी डायरेक्टर से लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने रंगनाथ को बताना शुरू किया। पहले के डिप्टी डायरेक्टर बड़े गऊ थे, उनकी यही शोहरत थी। हम 2-3 मास्टर उनके पास डेपुटेशन लेकर मिलने गए और उन्हें सब बातें समझाई। बड़े ध्यान से सुनते रहे और जब बोले तो ऐसा लगा कि इस गांव के गयादीन जी बोल रहे हैं। कहने लगे कि तुम्हारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है जी। तुम कहते हो कि वहाँ पर सिर्फ गुटबंदी है, लड़कों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती, हिसाब किताब गड़बड़ है, इम्तिहान में नकल कराई जाती है, प्रिंसिपल तुम लोगों से दुर्व्यवहार करता है। तो भैया जी, यह भी कोई बात हुई? यह सब तो सब कॉलेज में होता है। लड़कों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती तो कोई क्या करे? लड़के खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो उन्हें कोई कैसे पढ़ाए? हमारे ज़माने में अच्छे खानदान के लड़के पढ़ने आते थे, ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। अब भंगी चमारों के लड़के पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तुम खुद ही बताओ न भैया जी। सच पूछो तो तुम्हारे कॉलेज का बड़ा नाम है। वैद्य जी मैनेजर हैं, बड़े सात्विक आदमी हैं। गोश्त मछली तो दूर रही, प्याज भी नहीं खाते। और देखो जी, तुम्हारा कॉलेज घाटे पर नहीं चलता। तुम लोगों को महीना महीना तनख्वाह मिल जाती है। वहाँ कभी गबन नहीं होता जी, कभी हड़ताल नहीं होती जी, कभी वहाँ इमारत में आग नहीं लगाई गई, कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी वहाँ किसी का खून नहीं हुआ। सब अमन से चल रहा है जी। तुम्हारा कॉलेज तो एक आदर्श कॉलेज है जी। रंगनाथ बाबू, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमको इस तरह अमन चैन की बातें बताते रहे मानो वे शिक्षा के अधिकारी नहीं, किसी थाने के दरोगा हों। चलते चलते हमसे बोले, यह शिकायत विकायत वाली बात ठीक नहीं है जी। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो सीधे वैद्य जी से जाकर कहो, वे सब ठीक कर देंगे जी। रंगनाथ बाबू, हमने भी सोचा कि साले तुम बड़े भारी गऊ हो तो जाकर किसी डेयरी में बच जाओ, भूसा खाओ और दूध दो। यहाँ पर क्या कर रहे हो जी? लोग हंसने लगे। लड़के खास तौर से हंसे और फिर उपन्यास के कवर पर बनी हुई औरत की तस्वीर को देखने में तल्लीन हो गए। मालवी जी ने अपनी बात खत्म की, पर इन डिप्टी डायरेक्टर से मुझे इत्मीनान है। हमने इस बार शिकायत की तो छूटते ही बोले, आप जाकर चुपचाप अपना काम करें, मैं खुद वहाँ पर आऊँगा और जांच करूँगा। खन्ना मास्टर ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे इत्मीनान नहीं, यह चुनाव वाला साल है। मैंने तो सुना है कि कॉलेज को वह पहले से दुगना पैसा दिलाने जा रहा है। इस साल सबको खुली छूट है। जांच तो परसों ही हो जाएगी, पर नतीजा कुछ न निकलेगा। क्या किया जाए? लड़के अब तक कुछ नहीं बोले थे। उनमें से एक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। वह शिवपालगंज की प्रसिद्ध पोशाक में था, यानी धारीदार पैजामे पर बिना बनियान के मलमल का कुर्ता पहने था। उसका सिर घुटा था और वह शक्ल से गुंडा जान पड़ता था। जब वह बोला तो प्रकट हुआ कि वह देखने में जैसा लगता है वैसा ही है भी। उसने कहा, मास्टर साहब, जांच वांच से कुछ नहीं होगा, सीधा रास्ता वही है। आप हुक्म दें तो किसी दिन यहीं अजेले उजेले में
प्रिंसिपल साहब का भरत मिलाप करा दिया जाए। दूसरे लड़के ने इसका अर्थ समझाया, नाक भर काट ली जाए, जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। रंगनाथ की हालत खराब हो रही थी। वह कुछ दिनों से खन्ना मास्टर की विपत्तियों में दिलचस्पी लेने लगा था। उसे मास्टरों के इस गुट से हमदर्दी हो रही थी, और विशेषतया इस बात पर कि बिना किसी लिखित कार्रवाई के सिर्फ मारपीट के जोर से प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज आने से रोक दिया है। उसे बड़ी नाराजगी थी। इधर जब से वह 2-4 बार इन लोगों के साथ निकला, वैद्य जी और प्रिंसिपल साहब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। उसने भी यह कहकर उन्हें समझाना चाहा था कि मैं खन्ना इत्यादि का दृष्टिकोण समझकर सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैद्य जी ने इस बात को सिर्फ सुन लिया था, कुछ कहा नहीं था। लड़के जिस आत्मविश्वास से प्रिंसिपल की नाक काटने की बात कर रहे थे और इस कार्रवाई को भरत मिलाप का नाम दे रहे थे, उसने रंगनाथ को उखाड़ दिया। उसे रामायण की कथा याद थी और उसने सोचा कि भरत मिलाप के बाद अगर प्रिंसिपल का राज तिलक होने की नौबत आ गई तो हो सकता है 2-4 दिन बाद इन लड़कों और मास्टरों के साथ वह खून के आरोप में हवालात में दिखाई दे। और स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए शिवपालगंज की आबोहवा भले अच्छी हो, वहाँ के हवालात की इस मामले में ख्याति अच्छी नहीं थी। वह उठ खड़ा हुआ, पर उसके चलने के पहले ही बाहर किसी के पाँव की आहट हुई और दरवाज़ा खोलकर रूपन बाबू अंदर दाखिल हुए। आज वे वीर वेश में थे। धोती का खूंट कंधे पर बकायदा पड़ा था। रेशमी रुमाल गर्दन के चारों ओर लपेटा हुआ था। बालों की एक लट मत्थे पर झूल रही थी। चेहरा तेल और पानी के तेज से दमक रहा था। ओठ के कोनों से पान बह रहा था। आते उन्होंने कहा, बैठे रहिए आप लोग, मुझे अभी बहुत काम है, रुकूंगा नहीं। उन्होंने शेर की तरह चारों ओर निगाह डाली, पर दूसरों की निगाह में वे शेर से नहीं दिखे। यह एक भोले भाले दुबले पतले हसीन नौजवान का चेहरा था, जिसकी आंखें कुछ नम सी हो रही थीं। ओठ रोज के मुकाबले ज़्यादा मुलायम दिख रहे थे। रंगनाथ ने कहा, बैठ जाओ रूपन, मैं भी चल ही रहा हूँ। नहीं दादा, मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना है। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया था कि मैं आसपास से गांव में सब ठीक करा आया हूँ। इस कॉलेज की बाबत पूरे इलाके के लोग डटकर सच्ची बात कहेंगे। सारी जनता हमारे साथ है। वे जोश में थे, कहते गए, पिताजी यही चाहते थे तो यही हो ले। वह भी देख लें कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की वसूलों से। खन्ना मास्टर ने इस मुशायरे को रोका, कहा, बैठो तो रूपन बाबू, बताओ क्या क्या कर आए। जरा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिए, रूपन ने कहा। कल पूरी बात सामने आ जाएगी। यहीं सिपालगंज में 500 आदमियों के सामने डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल पर 100 जूते लगाएगा। न लगाए तो आप मुझ पर 100 जूते लगाइएगा। आवाज़ ऊंची करके वे बोले, आप चैन से सोइए, कल की अब कल पर रही। उन्होंने ललकार कर कहा, चलो रंगनाथ दादा, चला जाए, मास्टर साहब को आराम करने दो। बड़े उत्साह से उन्होंने एक हाथ उठाकर लड़कों को आशीर्वाद जैसा दिया। पानीपत के मैदान में फौज की एक टुकड़ी को ललकार कर जैसे दूसरी तरफ से हमला करने के लिए कहा जा रहा हो, वे बोले, झाड़े रहो पट्टे। वे कमरे के बाहर आ गए। रंगनाथ उनके पीछे पीछे था। दोनों चुपचाप थोड़ी देर चलते रहे। सड़क पर आकर रंगनाथ ने रूपन बाबू का कंधा छुआ। रूपन बाबू ने चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रंगनाथ ने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुलायमियत से पूछा, रूपन, तुमने शराब पी है? रूपन बाबू मस्ती से चल रहे थे, पर लड़खड़ा नहीं रहे थे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, कहो तो हाँ कह दूं और कहो तो नहीं। जो सच हो वह कहो। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है? रूपन बाबू ठहाका मार कर हंसे। दादा, यह शिवपालगंज है। यहाँ यह बताना मुश्किल है कि सच क्या है, झूठ क्या है। रंगनाथ ने घर की ओर का रास्ता बदल दिया। रूपन की कोहनी पकड़कर वह दूसरी ओर चला गया। वे बोले, चलिए, यह भी ठीक है, आगे किसी पुलिया पर बैठकर हवा खाएं। धीरे धीरे वे सड़क पर वीरानगी की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद रूपन बाबू खुद ही बोले, कभी न कभी तो शुरू करना ही पड़ता। शिवपालगंज में रहना है तो इसी तरह रहा जाएगा। कुछ रुककर बिला वजह बिगड़ते हुए उन्होंने कहा, यहाँ गांधी महात्मा बनने से काम न चलेगा। वे सड़क के किनारे एक पुलिया पर बैठ गए।
वे रंगनाथ से सटकर बैठे हुए थे और सिवा इसके कि उन्होंने अपना एक हाथ रंगनाथ के कंधे पर मोहब्बत के साथ रख दिया था, उनके आचार व्यवहार में कोई नयापन या शराब का असर नहीं था। रंगनाथ ने उनकी बात काटते हुए बड़प्पन के साथ कहा, तुम क्या बक रहे हो रूपन? अपना रहन सहन शिवपालगंज के बहाने बिगाड़ना कोई अच्छी बात नहीं। धरती पर सिर्फ एक शिवपालगंज ही नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए सारा मुल्क पड़ा हुआ है। रूपन मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। प्रिंसिपल साहब को बड़ी विपत्तियां झेलनी पड़ी। परसों डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जांच करने आएंगे। डांग बंगले पर सारा इंतजाम करवाना होगा। उन्होंने कॉलेज के क्लर्क को कुछ आदेश दिया। वे दरवाजे पर खड़े खड़े उसे आदेश देते रहे। वह कुर्सी पर बैठा हुआ कच्चे आम की ठंडाई पीता रहा और पूरी बात सुनकर बोला, ऐसे चिड़ीमार रोज ही आया करते हैं, हम कहाँ तक उनके पीछे घूमें। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क को दोस्ताना तौर पर बताया कि डिप्टी डायरेक्टर खुश होकर हमारा कोई फ़ायदा भले ही न करा पाएँ, बिगड़कर बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। इस विषय पर उन्होंने एक लघु वार्ता प्रसारित की, किंतु क्लर्क पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसने चुपचाप ठंडाई का गिलास खाली कर दिया, फिर तृप्तिपूर्वक एक भौंडी डकार ली जिसके पीछे बरसों की मुफ्तखोरी और बदहजमी का हाथ था, और कहा, चाचा के होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचा अर्थात वैद्य जी। प्रिंसिपल साहब समझ गए कि क्लर्क आज निकम्मापन झाड़ रहा है और उसे काम करने पर मजबूर किया गया तो बेंच पर लेट जाएगा और पेट के पुराने दर्द की शिकायत करने लगेगा। उस हालात में वह कल भी काम न करेगा, उनका ही भरोसा है, कहकर वैद्य जी की अनावश्यक चापलूसी करते हुए वे बाहर निकल आए। वहाँ उन्होंने अपने विश्वास के मास्टर को बुलाकर वहीं आदेश देना चाहा, पर पता चला वह मास्टर एक लड़के के साथ शहर में सिनेमा देखने गया है। अभी तक एक मालवी जी ही थे, अब उन्होंने भी वही लाइन पकड़ ली है। प्रिंसिपल ने जोर से कहा, कल का प्रबंध किस आदमी को सौंपा जाए। यह सोचते सोचते उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति और किसी काल्पनिक परिस्थिति को अवधि में मनमानी गालियां सुनानी शुरू कर दी। इस पर उनका चपरासी खड़ाऊदार पांव और चंदन से लिपे पुते मत्थे के साथ उन पर घृणा की निगाह डालता हुआ सामने से खटर पटर के बवंडर में निकल गया। जब वे वैद्य जी के घर की ओर जा रहे थे, मौसम के पहले आधी पानी ने उनका रास्ता रोका। सड़क के किनारे पर तबोली की दुकान का छप्पर उड़ा और उनके कंधे को छूता हुआ सड़क पर ढेर हो गया। धूल धक्कड़ में उनका पांव गोबर के एक छत पर पड़ गया, जिससे उनकी चप्पल और टखने नाइट्रोजन के भंडार में समा गए। प्रिंसिपल ने खन्ना मास्टर को गाली दी, फिर गरज और बिजली के साथ ओले पड़ने लगे। उन्होंने खन्ना मास्टर को दूसरी गाली दी और 2-3 लोगों को धक्के देते हुए, एक कुत्ते की दुम रौंदते हुए वे एक चाय की दुकान में घुस गए। आधी पानी और ओलों का तमाशा खत्म हो जाने के बाद वे धीरे धीरे वैद्य जी के मकान की ओर चले। रास्ते में मिलने वाले किसान यही चर्चा कर रहे थे कि खलिहान से जो फसल अभी घर नहीं आई है वह चौपट हो जाएगी, पर उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके पैर में गोबर लगा हुआ था और उनके लिए संसार की सबसे बड़ी यही दुर्घटना थी। सड़क पर जाने वाले प्रत्येक किसान को देखकर वे सोचते, अब यह मेरा पैर देखकर हंसेगा, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के घर पर पहुंचे। बैठक का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कुंडी खटकाकर खोलने का इशारा किया। उसे शायद धूल से बचने के लिए बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खुलते ही तख्त पर वैद्य जी, बद्री पहलवान, सनीचर और छोटे बैठे हुए नजर आए। उन लोगों के चेहरे गंभीर हो रहे थे। वैद्य जी ने इशारे से प्रिंसिपल साहब को अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने जवाब में अपनी चीर परिचित उत्साहपूर्ण भाषा में बताया कि एक लोटा पानी मंगाइए, पैर धोकर ही अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पैर गौ माता की टट्टी में पड़ गया है। इस मजाक पर कोई नहीं हंसा। सनीचर ने उठकर उन्हें चुपचाप पानी का एक लोटा पकड़ा दिया। प्रिंसिपल साहब जेब से दांत निकालते हुए अंदर आए और वैद्य जी के पैर छूकर उन्हीं के पास बैठ गए। बद्री पहलवान ने पूछा, क्या रंग है प्रिंसिपल साहब? अपना रंग तो हमेशा ही चोखा है,
उन्होंने हिम्मत करके मजाक का दूसरा प्रयास किया। अपने रंग बताइए, बारात में कब तक चलना होगा? जवाब में बद्री पहलवान ने एक प्रश्न भरी निगाह उनके मुंह पर डाली, जैसे वे बारात का मतलब न समझते हों। वैद्य जी ने कहा, किसकी बारात प्रिंसिपल साहब? हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की। गांव में ही जाना है तो क्या हुआ, बारात तो बारात है। मैंने भी एक सिल्क का कुर्ता नपवा लिया है, दाम तो तुम्हारी ही जेब से वसूला जाएगा। क्यों मैनेजिंग डायरेक्टर साहब? प्रिंसिपल साहब ने बद्री पहलवान से हंसते हुए पूछा। इतनी देर खीज और चिढ़ में रहकर वे अब फिर हल्के हो रहे थे। बद्री पहलवान छोटे से कोई और बात करने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल की बात सुनना जरूरी नहीं समझा। वैद्य जी ने कहा, बद्री का तो इस वर्ष विवाह नहीं हो रहा है। आप किसके विवाह की बात कर रहे हैं? क्यों? गयादीन जी की। वैद्य जी ने हाथ उठाकर उनकी बात पूरी नहीं होने दी। कहा, आप भी शत्रुओं के बहकावे में आ गए, बड़े खेद की बात है। प्रिंसिपल साहब ताज्जुब में पड़ गए। सारे गांव में बद्री और बेला के ब्याह की चर्चा हो रही थी और शत्रुओं ने गयादीन की कन्या को बदनाम करने के लिए ही ये अफवाहें उड़ाई थी। आप स्वयं जानते हैं, बेला साक्षात देवी है और बद्री सब प्रकार से निष्कलंक हैं। उस दिन शहर से आकर मैंने पूछताछ की तो पता चला इसके पीछे भी शत्रुओं का कुचक्र है। मैंने कहा, कन्या के हित में अभी अच्छा है कि इस प्रसंग को भुला दिया जाए। बेचारे गयादीन जी तो इस अपवाद से डरकर शहर भाग गए हैं। अपनी कन्या का विवाह वे वहीं पर किसी से कर रहे हैं। धन्य है, यह गांव भी अद्भुत है। बद्री पहलवान उठकर बाहर चले गए थे। छोटे दूसरी ओर देखते हुए अपनी खुली हुई जांघ पर दाहिना हाथ फेरने लगे थे। अपने गंवारपन को उजागर करने का उनके पास यही अचूक नुस्खा था। सनीचर ने प्रधान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए कहा, इस गांव को मैं ही ठीक करूंगा। अभी मुझे प्रधान बने दिन ही कितने हुए हैं। मेढक को भी जुकाम होने लगा है। सोचकर छोटे ने फर्श पर पिच से थूक दिया। सब लोग कुछ देर चुप बैठे रहे। वैद्य जी ने फिर कहना शुरू किया, किसी की कन्या के विषय में सोच समझकर बोलना चाहिए। पता नहीं कि शत्रु ने अफवाह उड़ा दी थी कि बद्री स्वयं गयादीन के घर से संबंध करना चाहते हैं। छोटे ने अपनी जांघ पर हाथ फेरना बंद कर दिया। कहा, मैं कुछ बोलूँगा तो बुरा मान जाओगे महाराज। तुम मूर्ख हो, तुम्हारी शोभा तभी तक है जब तक तुम कुछ बोलते नहीं। वैद्य जी खड़े होकर बोले, तुम ही लोगों ने लड़कपन में आकर मनमानी बातें फैलाई हैं और गयादीन जी को अपमानित किया है। अब शांत हो जाओ, उनकी कन्या का सकुशल विवाह हो जाने दो। बस अब यह बात समाप्त हुई, यह प्रसंग दोबारा न उठना चाहिए। यह कहकर वे मसनद के सहारे लुढ़क गए, जैसे किसी मुगल बादशाह ने किसी गुलाम को देश निकाला दे दिया और अब कोई बात न सुनना चाहता हो। बैठक की खामोशी अस्वाभाविक हुई जा रही थी। प्रिंसिपल ने, जो हमेशा जोश में रहते थे, सोचा, इस मौके पर कुछ मेरा भी कर्तव्य है। जैसे कुछ भी न हुआ हो, इस तरह अतीत की सारी घटनाओं पर कुची फेर कर वे सनीचर की ओर मुड़े और बोले, और तुम्हारे क्या रंग हैं प्रधान जी? बदरंग हैं, उसने कहा। आपके आने के पहले वही तो बात हो रही थी। जोगनथवा कल शहर गया था, सुनते हैं वहाँ उसे पुलिस ने 109 में बंद कर दिया है। बेचारा स्टेशन पर दारू पिए हुए एक बेंच पर लेटा था। सनीचर ने कहा, एक पहाड़ा जैसा लिखा गया है रिपोर्ट में। खबर मिलते ही बद्री भैया के साथ वहाँ आज मैं भी दौड़ा गया। प्रधानी में ही झंझट है, 2 दिन से दुकान खुलने की नौबत नहीं आई। बद्री भैया ने थाने पर पूछा तो उन्होंने बताया कि 109 का पक्का केस है। प्रिंसिपल ने सोचा, प्रधान हो जाने के बाद साला अंग्रेजी छांट रहा है, केस कहता है। कहा कि यह एक खंडहर में छिपा था, इसके साथ 2-3 आदमी भी थे। पुलिस की ललकार सुनकर वे भाग गए, यह पकड़ा गया। इसका नाम पूछा तो सही नाम नहीं बताया, कभी राम प्रसाद बताया, कभी श्याम प्रसाद। आखिर में कहा कि मेरा नाम जोगनाथ है। पूछा गया कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहाँ साएं बकने लगा। अपने वहाँ होने की कोई वजह नहीं बताई। प्रिंसिपल साहब बोले, और उसका वहाँ पर कोई जीविका का साधन नज़र नहीं आया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास सेध लगाने वाला एक लोहे का टुकड़ा मिला। छोटे पहलवान इतनी देर बाद बोले, एक टार्च भी निकली।
सनीचर किलकारी मारकर हंसा, बोला, तो समझ लो प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ इसी पहाड़े में फंस गया। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए हम लोग लौट आए। कल फिर जाना पड़ेगा। जमानत का चक्कर। सोचता हूँ जब रोज रोज यही करना है तो दुकान बंद ही क्यों न कर दूं। प्रिंसिपल साहब गौर कर रहे थे कि सनीचर अपनी दुकान का बार बार हवाला दे रहा था। उन्होंने जानबूझकर उसे अनसुना कर दिया और वैद्य जी से कहा, बद्री पहलवान कल शहर जा रहे हों तो शाम तक लौट आवें। परसों खन्ना वाले मामले की जांच होगी। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कह दिया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास के आखिरी भाग का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।